हाँ, तो भाई ये मेरे पास कुछ सिंबल्स गिवन है। अच्छा, जब मैं कोई भी किस्म का हार्डवेयर यूज़ करता हूँ या कोई भी सर्किट डिज़ाइनिंग के लिए मैं किसी भी किस्म का रजिस्टर या स्विच वगैरह यूज़ करता हूँ, तो एक चीज़ जो मेरे हाथ में जो मैं रियली फ़ील कर सकता हूँ, ज़ाहिर है उसकी शक्ल अलग होती है। और जब मैं उसी चीज़ को किसी सर्किट में डिफ़ाइन करके उसे डिज़ाइन करता हूँ या डिनोट करता हूँ, तो उनके किसी न किसी कोई भी इक्विपमेंट हो गया, को किसी न किसी सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो इसमें भी काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोग पहले से जानते ही हैं। कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने शायद ना देखी हों, मैं बता देता हूँ। पहला तो रजिस्टर, रजिस्टर की ये वाली जो सिंबल है वो सबने ही देखी हुई है। इसके अलावा हमारे पास एक वेरिएबल रजिस्टर आता है। वेरिएबल रजिस्टर जो ऊपर ब्लू वाला जो मैंने शो किया था, ये ब्लू वाला जो रजिस्टर था, ये वो है जो वेरिएबल रजिस्टर कहलाता है। अच्छा, जब-जब मैंने कहीं पे भी अगर ये वेरिएबल रजिस्टर कनेक्ट करना है किसी भी सर्किट में, तो मैं वहाँ पे इस तरीके की रजिस्टर की लाइन्स बनाऊँगा और इस पे एक ये एरो देना लाज़मी है। देन मैंने इस एंड से जो भी कनेक्ट करना है वो कर दूँगा और इस एंड से जो कनेक्ट करना है वो कर दूँगा। इन शॉर्ट, जहाँ पे जो चीज़ यूज़ हो रही है वहाँ पे उसी हिसाब से वही सिंबल यूज़ होना है। सही है। अब पोटेंशियोमीटर मैंने कहा था, अब पोटेंशियोमीटर अलग इसलिए है क्योंकि उसका सिंबल अलग होता है भाई। काम दोनों का एक ही है, उससे रेजिस्टेंस वेरी ही करवानी है। वो भी उसकी भी रेंजेस होती हैं, वो 1 के, 2 के, 10 के जहाँ तक जाना चाहे वहाँ तक जाता है। बस उसका थोड़ा-सा जो आउटलुक है, जो उसकी फ़ॉर्म है वो थोड़ी-सी अलग होती है बस। उसपे एक नॉब अलग से गिवन होती है। उस नॉब को आप हाथ से भी मूव कर सकते हैं और स्क्रू ड्राइवर से भी मूव कर सकते हैं, बस ये फ़र्क है। वेरिएबल रजिस्टर का है जो है वो मोस्टली स्क्रू ड्राइवर से यूज़ होता है और उसकी जो शक्ल है वो वैसी ही होती है जो मैंने अभी ऊपर दिखाई। बस पोटेंशियोमीटर थोड़ा-सा अलग होता है। सही है, इसके अलावा मेरे पास एक और किस्म का रजिस्टर है, जो ख़ैर अभी यहाँ पे सिंबॉलिक फ़ॉर्म में मौजूद है, इसके ऊपर थ्योरी नहीं थी। वो है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। मतलब 2 तरीके के होते हैं, एक एलडीआर होता है, एक डीडीआर होता है। एलडीआर जो है वो ये काम करता है कि जस्ट सपोज़ मैंने कहीं पे अपने उस रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया। अब उस रजिस्टर पे जब-जब कोई लाइट इमिट होगी ना, मतलब अगर किसी भी किस्म की अगर मैं लाइट उस रजिस्टर पे ड्रॉप करवाऊँगा, तब ही वो रजिस्टर ऑन होगा और जो भी उसके रेजिस्टेंस है वो आगे फ्लो करना शुरू कर देगा। जस्ट सपोज़ आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी पार्किंग लॉट्स में जो बैरियर्स लगे हुए होते हैं। अक्सर क्या होता है कि वो 1 सेकंड। जी, तो अक्सर क्या होता है कि वो बैरियर्स जो हैं, वहाँ पे कोई टिकट वगैरह कोई होती नहीं है या कोई काउंटर्स नहीं बने हुए, वो जस्ट एक बैरियर है। वहाँ पे जब भी कोई गाड़ी आती है, तो वो बैरियर ऑटोमैटिकली ऊपर हो जाता है और जब वो गाड़ी वापस पार हो जाती है, तो वो बैरियर ऑटोमैटिकली ड्रॉप डाउन हो जाता है। तो उस पोज़ीशन पे हमारे पास डीडीआर कनेक्ट होता है। डीडीआर क्या कर रहा है कि पहले तो
किसी भी किस्म की लाइट थी, अच्छा वो लाइट कोई भी हो सकती है, वो सनलाइट हो सकती है या मेरी फ़ोन की लाइट है या कोई स्ट्रीट लैंप है, कुछ भी है। तो जब मैं डीडीआर की बात करूँ तब अगर उसपे कोई भी लाइट कंटीन्यूअसली पड़ रही है, तो वो रजिस्टर एक्टिवेटेड नहीं है। क्योंकि मैंने कहा डार्क डिटेक्टिंग सेंसर मतलब जब भी अंधेरा होगा, तो क्या होता है कि भाई डीडीआर जो है वो ज़मीन के अंदर फिक्स्ड है या ज़मीन के ऊपर या कहीं पे भी वो फिक्स्ड है। अब जस्ट अब मैं ये बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ, वैसे तो ख़ैर सेंसर्स यूज़ होते हैं, जो आपके पार्किंग लॉट्स में होते हैं वो सेंसर यूज़ होते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि डीडीआर कहाँ यूज़ हो सकता है। सही है, तो पार्किंग लॉट में एग्ज़िट के टाइम पे बैरियर लगा हुआ है और ज़मीन पे जो है ना मैंने एक डीडीआर कनेक्ट किया हुआ है। अब उसपे तो कंटीन्यूअसली लाइट जा रही है, तो जब-जब उसपे लाइट लग रही है तब वो किसी काम का नहीं है। अब क्या हुआ एक गाड़ी अचानक आई और उसने ज़ाहिर बात है वो बैरियर पार करना था, तो वो बैरियर के पास आके रुक गई। अब जब वो आके रुकी तो जो मेरा डीडीआर उस ज़मीन पे वहाँ पे नीचे कनेक्टेड था, उसके ऊपर गाड़ी आ गई, तो गाड़ी आ गई तो मतलब उस डीडीआर के इर्द-गिर्द या उसके ऊपर अंधेरा हो गया। तो जब वो अंधेरा हो गया तो उसने उस डार्क को डिटेक्ट किया और उसने करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। तो मतलब सॉरी उसने रेजिस्टेंस जनरेट करना शुरू कर दिए। मतलब वो रजिस्टर ऑन हो गया और उसने रेजिस्टेंस देना शुरू कर दी। जो भी हल्की-फुल्की माइनर थी जो मुझे यूज़ करनी थी, वो आनी शुरू हो गई। अच्छा 2-3 तरीके हैं, कहीं पे वो रजिस्टर ब्लॉक करता है, कहीं पे हम रजिस्टर उससे दिलवाते हैं। तो वो जिस तरह का हमने यूज़ करना है उसको वैसा यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट वो डिपेंडेंट है। लाइट पे या डार्क पे वो डिपेंडेंट है। इसलिए उसका नाम है एलडीआर मतलब लाइट डिपेंडेंट या डार्क डिपेंडेंट रजिस्टर। मतलब उसको वहाँ पे डार्कनेस की ज़रूरत थी, गाड़ी आके उस रजिस्टर के ऊपर रुकी, वहाँ पे अंधेरा क्रिएट हुआ, उस रजिस्टर को जो रिक्वायरमेंट थी वो उसकी पूरी हो गई और उसने आगे रेजिस्टेंस या जो भी उसका सर्किट था वो उसने कंप्लीट करके मेरा बैरियर ऑन कर दिया। बैरियर ऑन हुआ मेरी गाड़ी का मतलब मेरी गाड़ी के लिए रास्ता मिल गया और मैं बाहर निकल गया। सेम उसी तरीके से लाइट इमिटिंग भी यूज़ कर सकते हैं कि कहीं पे अंधेरा था और मुझे ये करना था कि जब-जब वहाँ पे लाइट पड़े तब-तब मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाए। जस्ट लाइक मैंने अपने टाइम पे एक सर्किट डिज़ाइन किया था। मैंने एक होम सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था। उसमें ये था कि मैंने अपने लेज़र यूज़ की थी और मैंने वहाँ पे डीडीआर बनाया था। तो उसमें ये था कि लेज़र के थ्रू जब-जब उस डीडीआर पे मतलब लेज़र की पिन पॉइंट हुई है, तब वो कुछ भी नहीं कर रहा। मतलब एक नॉर्मल सर्किट है, क्योंकि उसे डार्कनेस की ज़रूरत थी और मैं उसे लाइट दे रहा था। लेज़र लाइट से मैं उसको लाइट दे रहा था। अच्छा मैंने सिक्योरिटी बनाया था तो ऑब्वियसली थेफ्ट कंट्रोल था कि कोई भी चोरी से बचा जा सके। तो मैंने एक सिंपल चीज़ की हुई थी कि मैंने एक छोटा-सा एक कोई पीस रखा हुआ था, ख़ैर अब याद नहीं है वो क्या था। उसके ऊपर मैंने अपना डीडीआर कनेक्ट किया था और मैंने लेज़र लाइट ऐसे प्लांट की हुई थी कि वो सीधी डीडीआर के ऊपर कनेक्ट हो रही थी और मैंने उस पीस को एक धागे के साथ कनेक्ट कर दिया था। अब मैं अगर उस धागे को मूव करूँ और उस पीस को वहाँ से हटाऊँ, तो वो डीडीआर उस पोज़ीशन से हिल जाएगा, मतलब उस लेज़र की लाइट से हट जाएगा और वो जैसे ही हटेगा, तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा एक तरीके से। मतलब उस डीडीआर को लाइट आना खत्म हो गई, उसको डार्कनेस मिल गई। डार्कनेस मिली तो उसने अपना पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया और सर्किट कंप्लीट होने के साथ ही मेरा बज़र ऑन हो गया। तो एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है कि कहाँ-कहाँ पे ये चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। देन हम स्विच सर की बात कर रहे थे। हाँ। सर ये जो आप बता रहे हैं ना ये मैंने भी बनाया था हुँ, यूट्यूब से देख के, तो सही है। सही बन गया था वैसे तो, मतलब वर्क भी कर रहा था। हाँ, अच्छी बात है। ख़ैर बता रहा था कि इसकी यूसेजेज़ क्या-क्या होते हैं और कहाँ-कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छी बात है आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है, क्योंकि हम अपने टाइम पे ज़ाहिर बात है स्कूल और इंटर के लेवल पे तो हम भी इतने हाई-फ़ाई नहीं थे कि इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ाया गया हो। बेसिक चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो ख़ैर आप लोग इस लैब में भी आगे देखेंगे और जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वही हमने भी यूज़ किए थे। ये चीज़ें हमने भी ख़ैर यूनिवर्सिटी लाइफ़ में आके ही पढ़ी है। तो अगला जो पार्ट है वो स्विच है। स्विच का तो सिंबल सबने ही देखा हुआ होगा। ये अभी मुझे कोई बता सकते हैं स्विच ऑन है या ऑफ है? सर ऑफ है। ऑफ है सर। ऑफ मेरा ऑफ सर्किट है। ऑन है या ऑफ है? ऑफ है। हुँ।
और अगर यही लाइन अगर इन दोनों सर्कल्स के साथ कनेक्ट हो जाए तो मेरा सर्किट ऑन हो जाएगा, मतलब जो भी मेरा करंट फ्लो होना था वो करंट फ्लो हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर थोड़े हाई लेवल की चीज़ है। वो भी एक तरीके का आप लोगों का स्विच यूज़ कर रहा होता है या एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं इसको। बहुत इसकी डिटेल्ड है, मैं अभी उस डिटेल में नहीं पढ़ूँगा, मगर बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि ट्रांजिस्टर के 3 एंड्स होते हैं। आपका एक बेस कनेक्ट होता है और 2 आपके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होते हैं, जहाँ से आप अपना सर्किट कंप्लीट कर रहे होते हैं। इसके थ्रू हम अपने सर्किट को एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, मतलब मेरा जो भी इनपुट आ रहा हो उसको और बढ़ा के मैं आगे सेंड कर सकता हूँ, या मैं इसे एज़ अ स्विचिंग पर्पस यूज़ कर सकता हूँ। जस्ट लाइक ए स्विच, ये थोड़ा हाई एंड स्विचिंग है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट्स यूज़ हो रहे होते हैं स्विचिंग के लिए। अच्छा, उसी के सर तरीके का बेस पे एक क्या यूज होता है? हाँ? बेस पे क्या कनेक्ट होता है? बेस से मैं इसका ग्राउंड कनेक्ट कर रहा होता हूँ। बाकी इसके अलावा ये पूरा सर्किट पॉजिटिव और नेगेटिव एंड चल चल रहा होता है, इससे सिर्फ़ इसका ग्राउंड कनेक्ट हो रहा होता है। खैर मैं ये कह रहा हूँ डिटेल्ड इसका स्ट्रक्चर है, ये आप लोग आगे आके पढ़ेंगे, तो अभी इसकी डिटेल में मत जाओ। बस ये समझ लो कि ये इलेक्ट्रॉनिकली स्विचिंग के तौर पे यूज़ होता है। सही है? अच्छा, कौन-सा एंड है, क्या नहीं है, उसका पूरा एक इसका अपना कोर्स है, जिसमें आपको सिर्फ़ ट्रांजिस्टर के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। तो उसकी टेंशन अभी नहीं लो। या अभी इस लैब में तो ख़ैर इसका यूज़ भी नहीं है। बस ये ऐसे ही सिम्बॉलिक फ़ॉर्म में बताया गया है कि इसका अगर मैं सिंबल बनाना चाहूँ तो कैसा होता है। क्योंकि इसके सिर्फ़ एक इस वाहिद ट्रांजिस्टर के भी 3 से 4 अलग-अलग सिंबल होते हैं। और हर जगह पे इसको बेस भी नहीं कहा जाता। इसके अलावा और भी किस्म हैं ट्रांजिस्टर की, जिसमें अच्छा, ट्रांजिस्टर की बहुत सारी टाइप्स हैं। पीएनपी हो गया, एनपीएन सर हो गया। पीएन हाँ, पीएनपी, एनपीएन बहुत सारी किस्म की है। उसके अच्छा, उनमें भी इनके बेस के और कनेक्टर्स के अलग-अलग नाम भी हैं। तो वो ख़ैर बहुत डिटेल हो जाएगी अगर मैं ये सारी चीज़ें अभी बताने लगूँ तो। ये इसका जब यस अपना सर सेकंड ईयर में पढ़ा है। हाँ, जब इसका अपना खुद का कोर्स आएगा तो आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और आई होप कि शायद आप लोगों को एचओडी ही पढ़ाएँगे। अगर वो नहीं भी पढ़ाते तो भी हमारे पास और भी ख़ैर फैकल्टीज़ हैं जो इनको डिटेल में पढ़ा सकती हैं। ख़ैर इसी तरीके का एक और स्विच होता है जो कि रिले कहलाता है। रिले का भी यही काम है कि वो मेरे स्विच को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर रहा होता है। मतलब मैंने उसे मेंशन कर दिया है कि जस्ट सपोज़ मेरे पास 5 वोल्ट की कोई रिले है। तो मैं 5 वोल्ट को मतलब वोल्टेजेस की फॉर्म में या वोल्टेजेस के फ्लो को डिफर करते हुए मैं अपने सर्किट को ऑन या ऑफ कर रहा होता हूँ। सही है, तो उन जगहों पे रिले भी यूज़ हो सकती है। रिले का भी डिटेल देख सर लेंगे बाद में। हाँ। सर जो स्टेबलाइजर में यूज होता है वो हाँ, भी ये रिले। अक्सर आप लोगों ने भाई आवाज़ सुनी होगी, जब मेरे पास स्टेबलाइज़र ऑन या ऑफ होता है, तो उसमें टक यस टक सर करके वो आवाज़ आती है, तो वो एक्चुअली मेरा इलेक्ट्रॉनिकली या कह लें कि करंट के थ्रू मैं अपने सर्किट को ऑन या ऑफ करवा रहा होता हूँ। जो वो आवाज़ आ रही होती है ना टक टक, वो एक्चुअली मेरा सर्किट ऑन या ऑफ हो रहा होता है। अब वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा होता है, करंट या वोल्टेज के थ्रू हो रहा होता है। सही है, इसके अलावा मेरे पास यही कैपेसिटर है। कैपेसिटर का मैंने बता दिया था कि चार्जेस स्टोर करके डिस्चार्ज करता है। इसमें 2 किस्म के होते हैं, एक पोलराइज़्ड होता है और एक नॉन पोलराइज़्ड होता है। नॉन पोलराइज़्ड जो है उसकी दोनों एंड सेम होती हैं। मतलब मैं उसे किसी भी पोज़ीशन से कनेक्ट कर देता हूँ, मुझे उसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सीधा लगा रहा हूँ या उल्टा लगा रहा हूँ। वो नॉन पोलराइज़्ड है, उसके दोनों एंड सेम है, तो किसी भी एंड से कनेक्ट कर सकते हैं। पोलराइज़्ड का ये होता है कि पोलराइज़्ड को अगर आपने सीधा कनेक्ट किया, मतलब अगर इसके पॉज़िटिव एंड को पॉज़िटिव के साथ और नेगेटिव एंड को नेगेटिव के साथ, अच्छा, इसमें भी इसकी लेग्स का फ़र्क होता है। एक लेग इसकी बड़ी होती है, एक छोटी होती है, तो ज़ाहिर है बड़ी लेग जो है वो मैं पॉज़िटिव एंड से कनेक्ट करूँगा सर्किट के, और जो छोटी है वो नेगेटिव एंड से। ये क्या कहते हैं, पोलराइज़्ड होते हैं, मतलब इसमें मेटालिक प्लेट होती है जो पहले से एनोडाइज़्ड हुई हुई होती है। तो अगर मैं इसे इसकी पोज़ीशन के हिसाब से ही कनेक्ट नहीं करूँगा, तो ये सर्किट में मेरा काम नहीं करेगी जिस काम के लिए मैंने इसे लगाया है। मतलब मैंने जो चार्ज करके डिस्चार्ज करने के लिए लगाया है, ये वो काम नहीं करेगी अगर मैं इसे उल्टा लगा दूँ। सर सही है? हाँ। सर ये वो जो आप बता रहे पोलराइज और नॉन पोलराइज, ये ब्लैक कलर के गोल से जो होते हैं हाँ, कैपेसिटर, ये वाले जो है वो ना, वही वाले हैं। ये जो नॉन पोलराइज़्ड है ना, ये नॉन पोलराइज़्ड की शक्ल तो ऊपर भी आप लोगों ने देख ली।
ये वाले, ये नॉन पोलराइज्ड होते हैं। जो पोलराइज्ड है ना वो जो अभी इन्होंने बताया ब्लैक कलर के, ब्लू कलर के अलग-अलग आते हैं, उसपे कोने में लिखा हुआ होता है। अच्छा ये जो है ना मोस्टली पोलराइज्ड जो है ना वो मोस्टली इसी तरीके के होते हैं, गोल से, और वो हाई फैरेड के होते हैं। मतलब 10 माइक्रोफैरेड हो गया या 50 माइक्रोफैरेड हो गया, वो इस तरीके के जो है ना वो मोस्टली पोलराइज्ड ही आते हैं। क्योंकि वो उसमें जैसे मैंने कहा कि मेटालिक प्लेट्स वगैरह कनेक्टेड होती हैं, और वो आपके सर्किट को किसी भी किस्म के ज़्यादा फ्लो से, या कहूँ मैं कि ज़्यादा करंट के फ्लो से बचाने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। सही है, इसके अलावा बैटरी तो सबने देखी हुई है। बैटरी, और अच्छा बैटरी है तो मेरे पास ये 4 लाइन्स हैं, 2 बड़ी और 2 छोटी। बड़ी लाइन जो है वो पॉजिटिव एंड है, छोटी लाइन जो है वो नेगेटिव है। अगर बैटरी की जगह सेल लिखा हुआ होता, तो सेल में जस्ट एक बड़ी लाइन होती और एक छोटी लाइन होती। सही है, ये सिर्फ डिनोशन है कि अगर मैं किसी भी सर्किट में अगर इसको बनाना चाहूँ, जस्ट सपोज़ ये नीचे मेरे पास एक चीज़ गिवन है, तो अगर मैं बैटरी बनाना चाहूँ तो बैटरी का पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड मैं कैसे बना रहा हूँगा? मैं वहाँ पे ये सिंबल बना दूँगा बैटरी का। देन अगर मैंने एलईडी कनेक्ट करनी है तो मैं ये वाला एलईडी का सिंबल बना दूँगा। देन अगर मैंने रजिस्टर कनेक्ट करना है तो मेरे पास ये रजिस्टर का सिंबल है, और दोबारा रजिस्टर दोबारा उस बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट हो गया। तो आप लोगों ने जस्ट एक ये सिंपल पेपर पे हैंड ड्रॉन सर्किट बनाना है और इस मैनुअल के साथ अटैच करना है फिलहाल के तौर पे। खैर इंशाल्लाह जब कीट दोबारा ऑन होगी, ऑन कैंपस अगर ये लैब होंगी, तो हम हार्डवेयर पे करना भी बता देंगे। अच्छा ये बाकी की ऑन कैंपस कब तक स्टार्ट? यार फिलहाल तो उम्मीद है कि 1 फ़ेब से हो जाए, मगर अब तक खैर कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। मगर दुआ यही है कि जल्दी हो जाए, ताकि ये जितनी भी लैब्स हैं हार्डवेयर बेस्ड, ये भी आप लोग करवाई जा सकें, और जो आप लोग की वर्कशॉप पेंडिंग पर है वो भी इंशाल्लाह दोबारा शुरू करवाई जा सके। खैर ये 2 चीज़ें, डायोड भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पॉज़िटिव और नेगेटिव एंड इसका मेंशन्ड है। पॉज़िटिव एंड जो है वो एनोड कहलाता है, नेगेटिव एंड जो है वो कैथोड होता है। तो सर्किट का जो भी पॉज़िटिव एरिया चल रहा होगा वहाँ पे मैं इस पॉज़िटिव एंड को कनेक्ट करूँगा, और सर्किट का जो भी नेगेटिव एंड होगा वहाँ पे इस कैथोड के नेगेटिव एंड को। सेम यही शक्ल डायोड एलईडी की भी होती है। सही है, अगर मैं कहीं पे बल्ब कनेक्ट कर रहा हूँ तो बल्ब का सिंपल सा होता है कि एक गोल सर्कल होता है और उसमें क्रॉस बना हुआ होता है। सही है, उसको हम बल्ब से डिनोट करते हैं, मगर अब चूंकि यहाँ पे एलईडी मेंशन्ड है तो मैं यहाँ पे यही सिंबल बनाऊंगा और इस पे इस तरह की 2 एरोज बना दूंगा। ये 2 एरो जो है एक्चुअली लाइट को शो कर रहे हैं, और बाकी जो पूरा है वो पूरा का पूरा डायोड ही है। बट डायोड में फ़र्क ये है कि वो कलर्ड होता है अंदर से, मगर एलईडी को जब शो करते हैं तो ये इसको एम्प्टी छोड़ते हैं, और ऊपर 2 लाइनें, ये 2 लाइनें एक्चुअली ये शो कर रही होती हैं कि ये लाइट है। देखिए इसमें भी इसी तरीके से ये 2 लाइनें मेरी लाइट शो कर रही हैं। अच्छा एरो का मतलब पता चल रहा है कि लाइट एमिटिंग है। एमिट मतलब ग्लो कर रही है, लाइट बाहर आ रही है, तो बाहर आ रही है तो एरोज़ जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। और ये वाला जो है वो लाइट डिपेंडेंट है, मतलब अगर इस पे लाइट पड़ेगी या लाइट नहीं पड़ेगी, तो उस हिसाब से ये रेज़िस्टर काम करेगा, तो ज़ाहिर है इसमें दोनों एरोज़ इसकी तरफ, मतलब इसकी तरफ शो हो रहा है। एक जो है वो इससे बाहर की तरफ जा रहे हैं और एक जो है इसकी तरफ जा रहे हैं, दोनों का सिंबल का मतलब सिंपल है। सही है, तो लैब सबको क्लियर है? क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और टास्क क्या है आप लोगों का? एक सही है, मुझे पूछना था कि हम ये रजिस्टर को पहले लगा सकते हैं, हाँ, हाँ, मतलब पहले कि जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हाँ, हाँ भाई मैं यही कह रहा हूँ, ये रजिस्टर आपका इस पॉजिटिव एंड पे भी कनेक्ट हो सकता है, और ये रजिस्टर आपका नेगेटिव एंड पे भी कनेक्ट हो सकता है, जस्ट आपका सर्किट पूरा होना चाहिए। भाई मेन ओके सर। रिक्वायरमेंट हम ये सोचते हैं कि एलईडी पे अभी अगर देखा जाए तो हम ये सोचते हैं कि भाई यहाँ से 9 वोल्ट निकला, इस पॉजिटिव वायर से होते-होते एलईडी को डायरेक्ट 9 वोल्ट मिल गया। अब इसे डायरेक्ट 9 वोल्ट मिल गया तो एलईडी तो खराब हो जाएगी क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट 3 है। मगर आप ये मत भूलो कि अगर मैं इसके नेगेटिव एंड पे कुछ कनेक्ट ना करूँ ना, मतलब जस्ट सपोज मैंने पॉजिटिव एंड से ये वायर लगा के जस्ट एलईडी का पॉजिटिव एंड कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से ये वायर हटा दी अभी, तो ये एलईडी ना ग्लो करेगी, ना ये एलईडी खराब होगी। क्यों? क्योंकि हम एक बात कहते हैं कि भाई सर्किट पूरा होना ज़रूरी है। वैसे वही एग्जांपल हो गई कि अगर मैं एक वायर को, एक 220 वोल्ट की जो वायर मेरे घर में सप्लाई हो रही है, अगर मैं उस वायर को हाथ से पकड़ूँ, तो मुझे करंट लगेगा।
करंट क्यों लगेगा? क्योंकि मैं जमीन पे खड़ा हूँ और उस वायर को पकड़ने के बाद मेरी बॉडी से वो पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ और ग्राउंड पे कनेक्ट हो गया, मतलब जमीन पे कनेक्ट हो गया। तो जहां से मैंने पॉजिटिव पकड़ा था वो, मेरे पाँव जमीन पे कनेक्टेड थे वो, और मेरी बॉडी जो है वो एज अ लोड काम कर रही है जिसमें वो करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं वो चीज हूँ जिसने उस करंट को पूरा कर दिया, सही ना, उस वोल्टेज के फ्लो को पूरा कर दिया। अब वही चीज हो गई अगर एक परिंदा हवा में एक वायर पे बैठा हुआ है तो उससे करंट नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि वो किसी भी जमीन से या किसी भी अर्थ से कनेक्टेड नहीं है, तो उसने सर्किट पूरा नहीं किया। सर्किट पूरा नहीं किया तो उसको करंट नहीं लग रहा। तो ये वही चीज हो गई कि मुझे किसी भी इक्विपमेंट को ग्लो करने के लिए या ऑपरेट करवाने के लिए उसका सर्किट पूरा करना जरूरी है। अब उस सर्किट के पूरे होने में तो कम से कम वो रेजिस्टर लगा हुआ ही है। अब वो रेजिस्टर मैं पहले लगा के सर्किट पूरा करूं या रेजिस्टर बाद में लगा के सर्किट पूरा करूं, मेरा मकसद है अपना सर्किट पूरा करना। वो हो रहा है और सर्किट पूरे होने में मेरा रेजिस्टर लगा हुआ है। तो वो रेजिस्टर लगा हुआ है तो एलईडी मेरी बची रहेगी, कहीं नहीं जाती, खराब नहीं होगी। अब मैं रेजिस्टर को पहले भी लगा सकता हूँ, बाद में भी लगा सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। बस यहाँ पे एक ये नोट, सर इम्पोर्टेंट नोट बस ये मेंशन है कि आप अपने सर्किट को विदाउट अ रेजिस्टर कभी यूज मत करना, रेजिस्टर लाजमी लगाना, वरना ये सर्किट खराब हो सकता है। हाँ पूछो। सर जैसे ऊपर बने हुए थे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट थे, तो इसमें कुछ पार्ट्स मतलब नहीं है, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह इस तरह की चीज़ें। हाँ तो मैंने कहा ना, तो मैं आप लोगों को वो बेसिक चीज़ चीजें बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे वो सिंबल्स बताए हैं जो बस बेसिक लेवल पे यूज होते हैं। इसके अलावा अगर मैं सिंबल्स की बात करना चाहूँ तो भाई लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। यस सर। वो अगर मैं ओके। पूरी लंबी लिस्ट अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे डिफाइन करने लगूँ तो 3-4 घंटे की लैब तो ऐसे ही हो जाएगी। खैर एक चीज आप लोग देखें, एक चीज जहन में बिठा लें कि आप लोग मैट्रिक या इंटर लेवल से बाहर आ चुके हैं। तो अब वो टाइम नहीं रहा कि एक टीचर क्लास में आएगा और पूरा कोर्स की या पूरे लैब की जो भी छोटी से छोटी डिटेल है वो सारी की सारी आपको पढ़ा के ही घर जाएगा। यूनिवर्सिटी लाइफ में ये होता है कि हम आपको बेसिक चीजें सिखा देते हैं। इसके अलावा उस चीज को कितना ज्यादा सीखना है या कितना आगे तक सीखना है वो आपके ऊपर है। सही है? यूनिवर्सिटी लाइफ में एक चीज बेसिक सबको सिखाई जाती है कि सेल्फ स्टडी अहम है। मैं आप लोगों को एक लेक्चर दे तो दूंगा। अभी यहाँ पे मैंने कितनी सारी चीजें, जिस तरह अभी इन्होंने बताया, मैंने यहाँ पे कितनी सारी चीजें नहीं बताई हैं। वो सारा काम है आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना। हाँ, ये इस बात की मना नहीं है कि अगर वहां पे आप किसी भी चीज में कहीं पे भी किसी कोई मुश्किल पेश आए तो उस मुश्किल को सॉल्व करना मेरा काम है। सही, अगर कल को आप आ जाते हैं कि मैंने फला ट्रांसफार्मर का सिंबल देखा था, उस सिंबल में मुझे ये वाली चीज समझ नहीं आ रही, तो मेरा काम है आप लोगों को समझाना, और वो मैं समझाऊंगा। मगर एक एक सिंबल उठा उठा के उसको समझाना वो मेरा काम नहीं है। आप लोगों का काम है कि आप किसी भी चीज को समझने की, पढ़ने के बाद उसकी डेप्थ में जाके खुद उसको सीखें, उसको समझें, क्योंकि सेल्फ स्टडी अहम है, जरूरी है। कोई भी टीचर, कोई भी लैब इंचार्ज आप लोगों को डिटेल में कोई चीज नहीं बताएगा। हाँ, जो उस लैब से रिलेटेड है, ये कोर्स से रिलेटेड है, वो बेशक बताएगा, जो मैंने भी बताई है आपको। अगर मैं आप लोगों को वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज यूज करना सिखा रहा हूँ तो मैंने आपको डिटेल में बताया। मगर अगर मैं कहूँ कि एक दूसरा कोई इक्विपमेंट है जो इसी तरीके से काम करता है और मेजरमेंट भी करता है, जस्ट लाइक स्पीडोमीटर ले लो। तो स्पीडोमीटर जो है वो मेरी किसी भी मूवेबल चीज की स्पीड मेजर करके मुझे बताता है। अब मैं ये कह लूं कि या कोई स्टूडेंट मुझे आके ये कह ले कि सर आपने स्पीडोमीटर नहीं समझाया, तो अब मैं सारी चीजें किसी भी लैब में लाके इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि वही चीजें आने के बाद फिर वो 3 घंटे की लैब 6 घंटे की भी हो जाए। सही, कहने का मकसद ये नहीं है कि 3 घंटे की लैब 6 घंटे हो जाए। कहने का मकसद ये है कि मैं सारी चीजें एक साथ एक ही लैब में कवर नहीं करवा सकता, या किसी भी कोर्स में सारी चीजें कंप्लीट नहीं करवा सकते। ये सारी चीजें आपकी सेल्फ स्टडी पे होती हैं। हाँ, पढ़ने के बाद अगर कोई चीज नहीं समझ में आया तो आप बेशक पूछ लें, मैं समझा दूंगा। सर हाँ। सर ये रॉड लैंप जो लगे हुए होते हैं स्ट्रीट लाइट्स पर, ये 1000 वॉट वाले, तो सर हम्म। इसमें भी कैपेसिटर होता है क्योंकि धीरे धीरे से ग्लो कर रहे होते हैं, इनको भाई तकरीबन टाइम लगता है ग्लो करने में। कोई भी चीज जो आराम से ग्लो हो रही हो
या आराम से बंद हो रही हो, मतलब लीनियरली फ्लो पे आराम से, मतलब स्लो करके ग्लो हुई और उसी तरीके से स्लो करके बंद हुई, उसमें कैपेसिटर यूज हो रहा है। क्योंकि वहां पे मेरा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला एक लॉ आ जाता है, जिसमें मैं अपने स्टोर्ड चार्ज को बिल्कुल लीनियर फ्लो के साथ डिस्चार्ज करवा रहा हूँ। सर वो जो आजकल स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं सड़कों पे, तो वो खुद ब खुद मतलब जैसे ही अंधेरा होता है तो वो जल जाती हैं, तो उसके अंदर एलडीआर यूज होते हैं। हाँ, अब जो है ना, जो खैर पुराने वाले जो थे उसमें तो हम बाकायदा जाके नीचे स्विच ऑन करते थे, या सबका एक कंबाइंड स्विच होता था, उसके थ्रू ऑन होता था। मगर अब जो है वो ये टेक्नोलॉजीज आई हैं कि ऑटोमेटिक जब भी अंधेरा हो जाए तो वो डार्कनेस को डिटेक्ट कर लेती है, मतलब सनलाइट उसके पास से हट गई, उसने डार्कनेस को डिटेक्ट किया और ऑटोमेटिकली वो स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो गई। और जैसे ही सुबह दिन की रोशनी निकलती है तो अक्सर ये देखा होगा कि सोलर जब प्लेट से वो चार्ज। हाँ, अक्सर ये देखा होगा कि जब हल्का-हल्का सा सूरज निकलता है ना, मतलब फजर के बाद का जो शुरू-शुरू का टाइम होता है, तब भी वो लाइट्स जल रही होती हैं। क्योंकि उन लाइट्स को अक्सर बहुत ही तेज़ लाइट चाहिए होती है, मतलब डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। तो जब हमारा यस सर, अक्सर बिल्कुल। 7 बजे का टाइम होता है या साढ़े 7 बजे का टाइम होता है, जब सूरज थोड़ा ऊपर आने लगता है, तब वो लाइट्स जाके बंद होती हैं। तो ये फ़र्क होता है। एलडीआर जो है उसमें अक्सर एलडीआर जो है उनको बहुत ही ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस चाहिए होती है, तब वो काम करता है। सही है, इसके अलावा कोई सवाल इस लैब से रिलेटेड या पिछली लैब से रिलेटेड? सर हुँ, सर ये वैसे सवाल था कि जो रिमोट कंट्रोल जैसे कार होती है, आरसी कार होती है, हुँ, वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर एक सर्किट होता है, वो सर मैंने काफ़ी दफ़ा बनाई है, मतलब रिमोट अलग कार का लेके सर्किट लेके और हुँ, काफ़ी चीज़ों को लगा के फिर फ्रीक्वेंसी मैच करके वो मैंने काफ़ी दफ़ा बनाई है। लेकिन सर मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो मोटर लगी होती है ना, वो छोटी मोटर होती है। मैं हुँ। चाह रहा हूँ कि जैसे 12 वोल्ट की बड़ी मोटर लगाऊँ, तो करंट उसके लिए ज़्यादा चाहिए, बैटरी ज़्यादा चाहिए, लेकिन अगर मैं ज़्यादा मतलब बड़ी बैटरी उसको लगाऊँगा तो वो सर्किट तो ब्रेक ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ बता सकते हैं आप? उसमें देखो ये हो सकता है कि मैं अपने पूरे सर्किट को ना छेड़ूँ, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके पूरे सर्किट की जो रिक्वायरमेंट है वो 6 वोल्ट या 9 वोल्ट तक चल रही हो। तो हम भाई उसका सिंपल एक सॉल्यूशन ये कर सकते हैं कि आप जो मोटर लगा रहे हैं, जिसके थ्रू ज़ाहिर बात है अपनी व्हील्स को रोटेट करवाएँगे, तो उस मोटर के साथ आप अपना एक 12 वोल्ट का कनेक्शन अलग से देते हैं। सही है? उसका जो ऑन और ऑफ का जो है, देखो मोटर के साथ 3 चीज़ें कनेक्टेड होंगी। एक तो पॉज़िटिव नेगेटिव हो गया जो मोटर को ऑन या ऑफ करवा रहा है। सही है ना? या तो मैं ये कर लूँ कि अच्छा उसमें ये होगा कि आपका पॉज़िटिव जो है, उसका इनपुट कनेक्ट होगा आपके स्विच से। मैं जैसे-जैसे स्पीड बढ़ाऊँगा, वैसे-वैसे वोल्टेज आपका पॉज़िटिव एंड से फ्लो होके आ रहा होगा। तो हाँ, मैं ये कर सकते हैं कि हम उस सर्किट को वहाँ से डिसेबल करके अपनी एक 12 वोल्ट की बैटरी अलग से लगाएँ और उस 12 वोल्ट की बैटरी को उस मखसूस पार्ट से कनेक्ट करें जो मेरी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर रहा है या वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है। यानी सर जहाँ से वोल्टेज आ रहे है सर्किट से, उसको एज़ अ स्विच यूज़ करूँ मैं हाँ, उस और एज़ अ 12 स्विच यूज़ वोल्ट करो। अलग से उसको दूँ। हाँ, उससे क्या होगा कि ओके आपकी सर, ओके। बैटरी अब से क्या होगा कि आपकी मोटर की जो इनपुट है ना, वो डायरेक्टली कट ऑफ होके अलग हो जाएगी और जो इनपुट था वो वही स्विच का मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा था। उसी इनपुट को यूज़ करते हुए मैं अपनी मोटर को यूज़ कर लूँगा, कि कितना मैंने करंट की कितना मैंने वोल्टेज कहाँ पे किस टाइम पे देना। वो मुझे मिल 12 वोल्ट से ही रहा होगा, बस जो इनपुट है वो जो इनपुट है वो वही का वही रहेगा, बस मेरी सोर्स बदल जाएगी। यस सर, ओके सर, थैंक यू। इंशाल्लाह अभी ट्राई करूँगा। ठीक है, इसके अलावा कोई? सर हुँ, सर एक कंफ्यूजन है सर, जैसे सर्किट्स में आपने कहा ये डिफरेंट चीजें यूज होती है, यानी कुछ उसमें से आपने बताई, जैसे फ्यूज यूज होता है सर्किट के अंदर, उसका क्या मतलब, कुछ सर्किट्स में यूज होता है, हर सर्किट में यूज नहीं होता, तो उसका क्या फंक्शन है? फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर ये 2 चीज़ें होती हैं।
इनका काम दरअसल ये होता है कि जब तक मेरा करंट नॉर्मली फ्लो हो रहा है ना, देखो उसके अंदर एक पतली सी छोटी सी वायर होती है, एक लाइन होती है। वो क्या काम कर रही होती है कि मेरे पास समझो एक सर्किट में रेजिस्टर की जगह पे वो लगी हुई है। एक सपोज अज्यूम करवा रहा हूँ, रेजिस्टर की जगह पे वो लग गई। अब मेरे पास पॉजिटिव एंड से एक फ्लो आना शुरू हुआ, वो उस फ्यूज की लाइन से करंट फ्लो होगा और दूसरे एंड से निकल के मेरे सर्किट को कंप्लीट कर रहा होगा। अब कहानी क्या है कि भाई मेरे, अब जैसे इन्होंने अपनी रिमोट कंट्रोल की बात की, अब वो रिमोट कंट्रोल को अज्यूम कर लो कि वो 9 वोल्ट पे चलती है। अब अगर उस 9 वोल्ट की जगह पे मैं 12 वोल्ट की सोर्स लगा दूं, तो क्या होगा, मेरी पूरी सर्किट खराब हो सकता है। मतलब वहां पे जो भी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, रेजिस्टर लगे हुए हैं, डायोड लगे हुए हैं, उन सब की रिक्वायरमेंट थी 9 वोल्ट की। 9 वोल्ट की जगह मैंने दे दिया 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट का जब फ्लो आया तो वहां पे एलईडी भी खराब हो गई, मेरे डायोड्स भी खराब हो गए, मेरे ट्रांजिस्टर भी खराब हो गए। तो उन सब की खराबी को बचाने के लिए हम लगाते हैं फ्यूज। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूज की जगह पे, अच्छा फ्यूज है छोटी चीजों के लिए, जिस तरह ये इनकी रिमोट कंट्रोल हो गई या कोई छोटे मोटे सर्किट हो गए, मैं दोनों को साथ लेते हुए चलूंगा अभी। तो फ्यूज की साथ साथ हो गया एक सर्किट ब्रेकर जो आपके घर में लगा हुआ होता है। ये यहाँ से समझना बहुत ईजी है। आपके घर में लगा हुआ है सर्किट ब्रेकर, आपके घर में आ रहा है 220 वोल्ट। अक्सर ये होता है कि के इलेक्ट्रिक को भूत चढ़ा और मेरे घर में हो गई फ्लक्चुएशन शुरू। फ्लक्चुएशन से मुराद 220 मुझे मिलना चाहिए था, अब मुझे मिल रहा है 200 से लेके 240 वोल्टेज के बीच का वोल्टेज। मतलब कभी वो 202 वोल्ट्स हो जाता है, कभी वो 240 वोल्ट्स हो जाता है, कभी 210 हो गया तो कभी 230 हो गया। मेरी रिक्वायरमेंट है 220 की। अगर वो 210 हुआ या 230 हुआ तो मेरा फ्रिज खराब हो सकता है, मेरा एसी खराब हो सकता है, मैं अगर कोई इस्त्री यूज कर रहा हूँ तो वो खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उन खराबियों से बचने के लिए, उन अप्लायंसेस के खराब होने से बचने के लिए हम यूज करते हैं सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का काम क्या है कि जब भी मेरे पास एक्सेसिव वोल्टेज आया या एक्सेसिव करंट आया तो वो ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेकर हो जाएगा बंद। अब अगर मैं बात करूं छोटी चीजों पे, तो जस्ट सपोज मेरे फ्रिज के साथ लगा हुआ है स्टेबलाइजर। मेरे घर में कोई सर्किट ब्रेकर नहीं है, मेरे फ्रिज के साथ लगा हुआ है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर के अंदर लगा हुआ होता है छोटा सा फ्यूज, जो कि मेरे ऑब्वियसली मैंने कहा सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। अब घर में सर्किट ब्रेकर है नहीं, अचानक से 220 हो गया 230। 230 मेरे पास आया डायरेक्ट स्टेबलाइजर के ऊपर। स्टेबलाइजर ने कहा भाई मेरी जो इनटेक है वो 220 की ही है, अगर इससे ज्यादा आप मुझे दोगे तो सॉरी, मैंने बंद हो जाना। तो वो बंद कैसे हुआ, उसने उस मेरे फ्यूज जो है ना, उस फ्यूज की बीच की जो पतली सी लाइन होती है उसको कर दिया ब्रेक। वो ब्रेक हो गया मतलब मेरा सर्किट का फ्लो रुक गया। फ्लो रुक गया तो जो भी करंट आगे फ्लो होना था, मतलब जो मेरा फ्रिज जो चलना था वो बंद हो गया। अच्छा, सर्किट ब्रेकर और फ्यूज के होने की सबसे अहम वजह और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई सर्किट ब्रेकर की अगर मैं बात करूं तो मुझे मिलेगा, अगर मैं मार्केट, अगर मैं प्राइसेस के हिसाब से बात करूं तो मुझे सर्किट ब्रेकर अलग अलग ज़्यादा प्राइसेस के हैं, मगर मैक्सिमम जो एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव भी है ना वो है 1000 रुपीज का। सही एक असम्पशन ले रहा हूँ। अगर मैं एक फ्यूज की बात करूं जो मेरे स्टेबलाइजर में लगा था, वो फ्यूज ज्यादा से ज्यादा भी 10 रुपए का। हुआ क्या, जब मेरा मैक्सिमम करंट का फ्लो आया या मैक्सिमम वोल्टेज गलती से घर में आ गए और मेरे स्टेबलाइजर पे पहुंचे तो वो 10 रुपए का फ्यूज खराब हुआ, बजाय इसके मेरा सबसे महंगा फ्रिज बच गया। या अगर मैं सर्किट ब्रेकर की बात करूं तो सर्किट ब्रेकर का फ्यूज खराब हुआ, बजाय इसके कि वही वोल्टेज मेरे पूरे घर में फ्लो होता और मेरी मुख्तलिफ चीजें खराब कर देता। मेरी लाइटें खराब हो जाती या पंखे खराब हो जाते, अलग अलग चीजें खराब हो जाती। तो ये सर्किट ब्रेकर और फ्यूज, ये दो चीजें इसलिए यूज हो रही होती हैं कि आपके घर में अगर कोई एक्सेसिव वोल्टेज फ्लो हो तो उसके फ्लो को रोक सके, और उसको रोकने के साथ साथ मेरे अप्लायंसेस जो उन फ्यूज के मुकाबले में महंगे हैं उनको बचा सके। सर ये वोल्टेज में इतनी फ्लक्चुएशन हो कैसे जाती है अचानक? अब ये तो हमें आगे के इलेक्ट्रिक को या हबको को पूछना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। खैर होता ये है कि हमारे, देखो ये जो बाहर जो एक्सटेंशन वो लगे हुए होते हैं ना, केबल्स, और क्या कहूँ मैं इसको, जो सिंपल जहाँ पे आपके पीएमटीज वगैरह अटैच्ड होते हैं, तो हमारे, ट्रांसफार्मर सर। हाँ नहीं ट्रांसफार्मर तो सही है, जो पोल पे जहाँ पे ये कनेक्टेड होती है ना सारी चीजें,
तो उस पोल पे एक्चुअली हमारे घर में तो 220 वोल्ट्स आ रहा है, मगर उस पोल पे एक्चुअली 440 वोल्ट चल रहा होता है। तो उस 440 वोल्ट को इन पीएमटीज़ के थ्रू या ट्रांसफार्मर्स के थ्रू कम करके हमारे घर में 220 वोल्ट प्रोवाइड किया जाता है। अब अक्सर क्या होता है कि ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है या हार्डवेयर चीज़ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कोई वाइंडिंग खराब हो गई ट्रांसफार्मर की या पीएमटी में कभी कोई इश्यू हो गया, तो हल्की-सी फ्लक्चुएशन होने पे या हल्की-सी भी गड़बड़ होने पे हमारे पास उस वोल्टेज की चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। सही है, अक्सर ऐसा होता है कि भाई बिल्कुल सही चल रहा था, अचानक वहाँ पे कोई वाइंडिंग में कोई गड़बड़ हुई, तो कोई मैग्नेटिक फ्लो चेंज हुआ या पीएमटी में अचानक से कोई गड़बड़ हुई, कोई रैंडम एरर आ गया और उसकी वजह से मेरे घर पे 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए ज़्यादा टाइम के लिए मेरे पास वो वोल्टेज का डिफरेंस आ गया। अक्सर ऐसा होता है कि मुझे रिक्वायरमेंट 220 वोल्ट्स की होती है, मगर गड़बड़ हो गई तो मेरे घर में 200 वोल्ट्स आ रहा है। या कभी सर 80 तक। ट्रांसफार्मर कम भी बहुत कम भी हो जाता है। फ्लक्चुएशन है भाई, उस सबको फ्लक्चुएशन कहेंगे कि 220 की जगह सर आपके पास 240 स्टेबलाइजर हो गया। उससे भी पूरा करते हैं। हाँ, अभी मैंने इतनी लंबी लेक्चर इसीलिए के लिए तो दिया कि स्टेबलाइजर में वो फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर हमारे घर में क्यों यूज़ हो रहा होता है। वो सब इसीलिए होता है कि अगर कल सर को हाँ, सर हम लोगों ने लिया था नया फ्रिज, उसके साथ स्टेबलाइजर भी एक लिया। तो हुँ, स्टेबलाइजर पे वो सामने उसके लगा हुआ था वोल्ट मीटर, डिजिटल वोल्ट मीटर। हुँ, उस पे 220 वोल्टेज दिखा रहा था। तो हुँ, फ्रिज ख़राब हो गया, तो हुँ, कंपनी वालों को बुलाया, तो उन्होंने जब उसके पीछे एमीटर लगा के चेक किया, तो वोल्ट मीटर लगा के, तो वो हुँ। 333 वोल्ट दे रहा था। तो उसकी वजह से उसका कंप्रेसर उड़ गया था। तो हालाँकि स्टेबलाइज़र पे वो दिखा रहा था कि 220 वोल्टेज है सामने, लेकिन जब उसने दूसरे से चेक किया तो उस पे 333 वोल्ट दे रहा था। तो वो क्या मतलब इसके वहाँ लिए क्यों नहीं हुआ? हमेशा एक चीज़ प्रेफ़र की जाती है कि आप लोग डिजिटल मीटर के बजाय सॉरी डिजिटल डिस्प्ले के बजाय एनालॉग डिस्प्ले यूज़ करें। क्योंकि एनालॉग डिस्प्ले जो है वो अक्सर एक्यूरेट होता है और वो डिजिटल जो डिस्प्लेज़ होते हैं ना, उससे बहुत बेहतर चलता है क्योंकि डिजिटल डिस्प्ले अक्सर ख़राब हो सकता है। भाई कोई भी चीज़ नई भी हो या पुरानी हो, देखो सारी चीज़ें चल रही हैं इलेक्ट्रॉनिकली। तो हम इलेक्ट्रॉनिकल पे भरोसा कर सकते हैं कुछ वक़्त के लिए मगर यकीन नहीं कर सकते। सही है, वो सर जो हुँ, उसके बाद एनालॉग ही लेके आए थे, तो वो दुकान वाला ही बोल रहा था कि वो डिजिटल में मसला आ रहा था, ये एनालॉग वाला हुँ। लेके जाओ। मैं ये कह रहा हूँ ना जो अभी अक्सर जो चीज़ें आ रही है ना, जो नई टेक्नोलॉज़ीज़ आ रही हैं, उसमें ये डिजिटल में काफ़ी सारे इश्यूज़ देखे गए हैं और ये महसूस किए जाते हैं। क्योंकि हम तो यहाँ से सिग्नल दे देते हैं या करंट दे देते हैं, मगर वही चीज़ वहाँ पे डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही है, हमें नहीं पता। अब वही बात है कि अगर उसके साथ तुमने पहले ही कोई वोल्टमीटर लगा लिया होता, तो तुम्हें वहीं पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे तो 220 दिखा रहा है, असल में तो कुछ और ही आ रहा है। अब वो वोल्टेज आ रहा होगा जब भी ज़ाहिर बात है वो चीज़ खराब भी हो गई। वरना अगर वो प्रॉपर चल रही होती और उसका सर्किट उसके फ्यूज़ के साथ प्रॉपर कनेक्ट होता, कि वो डिस्प्ले के साथ नहीं, एक्चुअल फ्लो के करंट के फ्लो के साथ कनेक्ट होता, तो वो फ्यूज़ पहले ही खराब हो गया होता, पहले ही आपका स्टेबलाइज़र बंद हो जाता। आपको पहले ही पता चल जाता कि करंट का फ्लो ज़्यादा है। मगर मे बी पॉसिबल कि आपके फ्यूज़ का जो कनेक्शन है वो आपके डिस्प्ले के साथ कनेक्टेड हो। तो यस सर, यस। जब तक डिस्प्ले 220 दे रहा था, जब तक आपका फ्यूज़ खराब नहीं हुआ। खैर सर एक्सक्यूज़ मी, हाँ, सर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। सर 9:40 पे हमारी कम्युनिटी सर्विस की क्लास है सर। 9:40 पे अभी 11:40 हो रहा सॉरी 11:40। 11:40 पे सर। है। हाँ, जी तो जी बस सर सॉरी। मैं भी यही पूछने लगा था कि अगर कोई और कुछ सवाल नहीं है तो मैं भी लेक्चर एंड ही करूँ क्योंकि टाइम हो ही गया। जी सर। ठीक है, तो बस इस लैब में कोई खास काम नहीं है, बस आपने वो सिंबॉलिक सर्किट बनाना है जो मैंने एंड में दिखाया, उसका एक सिंबलाइज्ड सर्किट बना लेना और हाथ से बना हुआ हो और इसी के साथ अटैच करके पीडीएफ बना देना। सर सर ये स्लाइड्स मिल जाएंगे ना? हाँ, हाँ, दे रहा हूँ, अभी भेज रहा ओके सर। हूँ। ओके सर, चलो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।